नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पहले एमपी टेट का क्लास 1 में आपकी ले चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। और आज से हमारी एमपी टेट क्लास सेकेंड स्टार्ट है, तो मैं वो सेकेंड क्लास आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकेंड क्लास में मैंने रागों के बारे में सोचा है कि राग का शास्त्रीय परिचय आपको बताऊँ, जो कि आपके एमपी टेट के कोर्स में है। अब ये राग का शास्त्रीय परिचय आप खुद से भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने इस पर क्लास बनाना इसलिए ठीक समझा है कि रागों का जो है, मतलब जो मेन बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से क्या रहेगा। बहुत से व्यक्तियों को रागों के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता है, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको थ्योरी से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिकल में करेंगे तो और आपको फ़ायदा ये करेगा। अभी मैं और बताऊँगा किस प्रकार से क्या है। सबसे पहले हम रागों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। रागों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो राग क्या होता है? राग एक्चुअल में ये होता है कि राग, सबसे पहले तो रागों के बारे में कुछ पॉइंट है छोटे छोटे। उसमें फर्स्ट पॉइंट यही है कि रागों में कम से कम 5 स्वर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर होते हैं। इस प्रकार से आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, राग हमारे मन का रंजन करता है, तो ये राग की परिभाषा के अंतर्गत ये 2 पॉइंट आते हैं। इसके अलावा हम उसके बारे में और पढ़ेंगे कि राग क्या है। राग एक प्रकार से एक विस्तार भी है, जैसे समुद्र होता है, और समुद्र में हम जितनी गहराई में उतरेंगे उतना हमको आगे पानी ही पानी दिखेगा। उसी प्रकार से राग भी ऐसे ही है कि उसमें कोई उसका अंत नहीं होता है। उसमें स्वर हम जितना उसको डूबते जाएंगे उतना हम उसमें डूबते जाएंगे। अब आगे की बात करते हैं, हम रागों के नामों की बात करते हैं कि कौन कौन से राग आपके एमपी टेट के कोर्स में। तो सबसे पहले आता है राग बिहाग, जो कि एक पूर्वांग प्रधान राग है। इसके बाद बात करें राग केदार, ठीक है, राग हमीर, राग भीमपलासी, राग बागेश्वरी, राग जौनपुरी, राग भैरवी, राग तोड़ी, राग यमन, राग भैरव, राग भोपाली, राग खमाज और राग काफ़ी। ये जितने भी राग मैंने लिए हैं ये सब आपके कोर्स में हैं, इसीलिए मैंने इन रागों को चुना है। अब इन रागों में हम बात करेंगे कि इनके ठाट क्या हैं, इनकी जातियाँ क्या हैं, वादी संवादी क्या है, राग का गायन समय क्या है, और राग में लगने वाले स्वर कौन से हैं, यह हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम राग बिहाग की बात करते हैं। तो बिहाग का जो राग है वो है कल्याण थाट। कल्याण थाट इसका राग का है। तो कौन से राग का? बिहाग राग का। थाट की बात करें तो थाट क्या होता है? थाट एक ऐसा होता है कि थाट जो है उसी से हमारे क्या होते हैं, राग उत्पन्न होते हैं। जो थाट हैंगे हिंदुस्तानी संगीत में, वो गिने चुने हमारे 10 थाट बनाए गए हैं भातखंडे जी द्वारा। उसी से हमारे राग उत्पन्न होते हैं, और हर एक राग के अपने अलग 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 थाट होते हैं, वो मैंने यहाँ पे बताया है आपको। राग बिहाग की बात करें तो राग बिहाग में कल्याण थाट होता है, और इसकी जो जाति होती है वो होती है ओढ़व संपूर्ण। अब ये ओढ़व संपूर्ण क्या है, इसलिए जाति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि राग की अपनी अपनी जातियाँ होती है। जैसे मेन जातियाँ जो होती है वो 3 होती है मुख्यतः। एक संपूर्ण होती है, और एक शाड़व होती है, और एक होती है ओढ़व। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। तो राग में जो सबसे कम स्वर होते हैं 5 स्वर, वही ओढ़व जाति कहलाते हैं। 6 स्वर क्या कहलाते हैं? शाड़व जाति। और 7 स्वर क्या कहलाते हैं? संपूर्ण जाति कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ये मैंने आपको मेन बेसिक बात बताई। और जाति से रिलेटेड एक चीज़ और है कि इन्हीं जातियों से, जो मुख्य 3 जातियाँ हैं, इन्हीं से हमारी 6 जातियाँ और बनती है। जैसे हम आरोह अवरोह की बात करें तो आरोह यानी जाने का क्रम, अवरोह यानी आने का क्रम। तो जाने के क्रम से लेकर आने के क्रम तक, जैसे मैंने संपूर्ण लिया यानी 7 स्वर 7 स्वर। फिर अगर मैं लेता हूँ संपूर्ण और शाड़व यानी 7 स्वर 6 स्वर, फिर संपूर्ण और ओढ़व, तो इस प्रकार से ये टोटल 9 जातियाँ हमारी बनती है। अब इसके बाद मैं आपका एक टॉपिक पढ़ाऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक थाट से 484 राग किस प्रकार से बने, 484 राग किस प्रकार से बने एक थाट से। तो उसमें ये जाति वाला टॉपिक फिर से आएगा, तो मैं फिर से इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल आप ये याद रखिए कि राग बिहाग में ओढ़व संपूर्ण इसकी जाति है। राग केदार की बात करें तो उसकी भी यही जाति है। राग हमीर की बात करें तो उसकी भी ओढ़व संपूर्ण ही जाति है। ये वक्र से चलती है, यानी जो उसका
ओढ़व संपूर्ण जो है इसका संपूर्ण वाला पार्ट है वो थोड़ा वक्र होके आता है, सानी ध प म प ग म रे सा, इस प्रकार से ये चलता है, सानी ध प म प ग म प ग म रे सा, इस प्रकार से राग हमीर चलता है। फिर राग भीमपलासी की बात करें तो इसमें होता है काफ़ी थाट, और बागेश्री में भी काफ़ी थाट होता है, और इसी प्रकार से अगर मैं राग काफ़ी की बात करूँ ये काफ़ी थाट होता है। अच्छा, इन सब में एक बात और आती है, आश्रय राग। आश्रय राग जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके कोर्स का ही है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। आश्रय राग वो राग होते हैं जो थाट से ही स्वयं उत्पन्न हुए हैं, यानी जैसे राग काफ़ी की बात करें तो थाट काफ़ी होता है तो उसी से राग काफ़ी उत्पन्न हुआ है। भीमपलासी की बात करें तो भीमपलासी काफ़ी थाट से है, लेकिन ये आश्रय राग नहीं है। आश्रय राग वो कि जिनका राग का नाम भी सेम है और थाट का नाम भी सेम है, जैसे काफ़ी हो गया, खमाज हो गया, भैरव हो गया, तोड़ी हो गया, भैरवी हो गया, इस प्रकार के जो राग हैं ये सब काय में आएंगे, आश्रय राग में आएंगे। तो ये भी याद रखिएगा आप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे की बात करें, भीमपलासी हमने पढ़ा था कि काफ़ी इसमें ठाट होता है और इसकी जो जाति होती है वो भी क्या होती है, ओढ़व संपूर्ण होती है। आगे की बात करें तो जौनपुरी की बात करें तो इसका आसावरी थाट होता है और इसकी जो जाति होती है वो शाड़व संपूर्ण होती है। बागेश्री की क्या होती है, काफ़ी थाट होता है और इसकी जाति कैसी होती है, शाड़व संपूर्ण होती है। भैरवी की बात करें तो संपूर्ण जाति होती है भैरवी की। तोड़ी की बात करें तो तोड़ी की भी संपूर्ण। यमन की बात करें तो संपूर्ण कल्याण थाट का होता है, तोड़ी थाट का होता है, भैरवी थाट का होता है। फिर भैरव की बात करें तो भैरव थाट का होता है संपूर्ण। भोपाली कल्याण थाट का होता है ओढ़व। और खमाज थाट का होता है और शाड़व संपूर्ण होता है। और राग काफ़ी थाट का होता है और संपूर्ण होता है। भोपाली की बात करें इसमें म तीव्र कहीं नहीं लगता है। कल्याण थाट की क्या विशेषता है कि उसमें म तीव्र लगता है, लेकिन भोपाली में म तीव्र नहीं लगता है, फिर भी ये कल्याण थाट का है, इसमें एक्सेप्शन है। लेकिन ये म तीव्र इसीलिए इसको कल्याण थाट का लिया जाता है क्योंकि इसमें म तीव्र की छाया दिखती है। अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, जब घर पे गाएंगे, थोड़ा गाना बजाना करेंगे और रागों को गाएंगे, इन्हीं रागों को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर इनके वादी संवादी की बात करें हम, तो वादी क्या होता है और संवादी क्या होता है। तो वादी जो होता है, वादी स्वर जो होता है वो राग का मुख्य स्वर होता है, जो सबसे अधिक प्रयोग करते हैं राग में जिस स्वर का, उसको हम वादी स्वर बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद संवादी स्वर क्या होता है, वादी से कम प्रयोग होने वाला स्वर संवादी स्वर होता है, यानी है तो ये भी मुख्य स्वर लेकिन वादी से थोड़ा कम प्रयोग होगा, ये संवादी की विशेषता है। अब वादी संवादी की बात करें तो राग बिहाग का वादी संवादी क्या है, ग और नी। ग इसका वादी और नी संवादी है। ग ज़्यादातर प्रयोग होता है, नी कम प्रयोग होता है, थोड़ा ग से कम प्रयोग होता है, और बाकी स्वर और कम प्रयोग होते हैं, इसीलिए उनको इसमें नहीं लिया जाता है। राग केदार की बात करें तो केदार में म सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए म वादी और सा समवादी। इसी प्रकार से राग हमीर का ध और ग, राग भीमपलासी का म और सा। राग बागेश्री की बात करें तो इसका भी म और सा है। जौनपुरी की बात करें तो ध और ग है। भैरवी की बात करें तो म और सा है। तोड़ी की बात करें तो ग और नी है। यमन की बात करें तो तोड़ी की बात करें तो ध और ग है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी, और भैरवी का म और सा है। इसके बाद राग यमन की बात करें तो इसका ग और नी है। राग भैरव की बात करें तो ध और रे है। राग भोपाली का ग और ध है। राग खमाज का ग और नी है। और राग काफ़ी का प और सा है। ये सब वर्णन आपको और दूसरी जगह भी मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता था कि एक जगह ही आपको इसका पूरा वर्णन मिल जाए ताकि आपका रिवीजन करने में आपको आसानी हो। अब राग के गायन समय की बात करते हैं। गायन समय क्या होता है कि जिस समय रागों को गाया बजाया जाता है। आजकल इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जब कोई कलाकार जब गाता है कहीं स्टेज पे तो वो रागों के समय का बहुत ध्यान रखता है। हालांकि नॉर्मल जो लोगों गाते हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है राग गायन समय, कि आपको किस समय राग को गाना चाहिए। तो राग बिहाग का जो गायन समय है वो रात्रि का द्वितीय प्रहर है, दूसरा प्रहर। राग केदार का क्या है, रात्रि का प्रथम प्रहर। राग हमीर का क्या है, रात्रि का दूसरा प्रहर। फिर राग भीमपलासी का क्या है, दिन का तीसरा प्रहर।
उसके बाद राग बागेश्वरी का क्या है, रात्रि का दूसरा प्रहर, सॉरी दिन का तीसरा प्रहर। उसके बाद राग बागेश्वरी का क्या है, रात्रि का दूसरा प्रहर। ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। राग भीम पलासी का है दिन का तीसरा प्रहर और राग बागेश्वरी का है रात्रि का दूसरा प्रहर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद राग जौनपुरी की बात करें तो राग जौनपुरी का है दिन का दूसरा प्रहर। उसके बाद बात करें राग भैरवी का तो राग भैरवी का है दिन का प्रथम प्रहर। फिर राग तोड़ी की बात करें तो राग तोड़ी का क्या है, रात्रि का प्रथम प्रहर। ये थोड़ा सा लिखने में मेरे को लगता है शायद की बात करें तो इसका है दिन का प्रथम प्रहर। और राग तोड़ी की बात करें तो इसका है दिन का दूसरा प्रहर। ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। राग यमन का है रात्रि का प्रथम प्रहर। और उसके बाद राग भैरव की बात करें तो इसका है दिन का प्रथम प्रहर। और राग भोपाली की बात करें तो रात्रि का प्रथम प्रहर। राग खमाज की बात करें तो रात्रि का दूसरा प्रहर। और राग काफ़ी की बात करें तो रात्रि का दूसरा प्रहर। तो इस प्रकार से इनका समय है, ये समय इनके मतलब भातखंडे जी के द्वारा ये बनाया गया है, पूरा इनके सब बताया गया है। अब इसके बाद बात करें कि राग में लगने वाले स्वर, अब ये इनके थाट पे ही निर्भर करता है कि इनके कौन से स्वर लगेंगे। जैसे आपको पता हो कि कल्याण थाट की बात करें तो कल्याण थाट में क्या होता है, कल्याण थाट में तीव्र म लगता है और बाकी सब कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पे तीव्र म तो लगेगा ही सही, लेकिन दोनों मध्यम का इसमें उपयोग होता है ना, शुद्ध भी लगेगा तीव्र भी लगेगा। इसीलिए ये राग क्या है, राग बिहाग की खासियत है कि इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। ठीक है। इसकी स्वरावली की बात करें तो निशा गमा पनीसा सानी धप मगर ऐसा, इस प्रकार से इसकी स्वरावली चलती है। और गम ग इसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसका जो स्वर समूह है उसमें प म प गम ग ये इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। इसके बाद केदार की बात करें तो केदार में क्या होता है, सारे शुद्ध लगते हैं और दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, सेम जैसा बिहाग में होता है, लेकिन इसको गाने का चलन अलग है। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की यही खासियत है कि रागों में कई राग ऐसे हैं जिनका सब सेम रहता है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, केदार का भी सेम है, बिहाग का भी सेम है, हमीर का भी सेम है। यानी राग में शुद्ध स्वर लग रहे हैं सारे और बाकी दोनों मध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इनको गाने का तरीका इस प्रकार से अलग अलग है कि तीनों राग अलग दिखाई पड़ते हैं। राग बिहाग अलग दिखाई पड़ेगा, केदार अलग दिखाई पड़ेगा और हमीर अलग दिखाई पड़ेगा। भीम पलासी की बात करें तो भीम पलासी में जैसा कि मैंने बताया ग नी कोमल होगा और बाकी सारे क्या होंगे, शुद्ध होंगे, क्योंकि काफ़ी थाट का है तो काफ़ी थाट में यही होता है, आपको पता होगा। इसके बाद अगर ग नी कोमल है और बाकी सारे शुद्ध है और इसका जो स्वरावली वो किस प्रकार से, निशा गमा पनीसा सानी धपा मगर ऐसा, सेम जैसी बिहाग की स्वरावली वही स्वरावली है। बस फर्क इतना सा है कि इसमें दोनों मध्यम है और इसमें शुद्ध है और इसमें ग और नी कोमल है। बाकी पूरा चलन वही है, निशा गमा पनीसा सानी धपा मगर ऐसा। और इसमें म का प्रयोग ज़्यादा होता है, निशा म प ग म गर ऐसा। इस प्रकार से इसकी स्वरावली चलती है। बागेश्वरी की बात करें तो बागेश्वरी काफ़ी थाट का आपको पता है और ग नी कोमल होता है, इसमें काफ़ी थाट का है तो ठीक है। और इसकी जो स्वरावली वो है सागा मदा निशा सानी धमा गरेसा, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। फिर राग जौनपुरी की बात करें तो जौनपुरी में क्या होता है, गधा नी कोमल रहता है, यानी ग भी कोमल, ध भी कोमल और नी भी कोमल। ठीक है। और इसका जो चलन है वो भी कैसा है, रेमा पदा सा और सानी धपा मगर ऐसा, इस प्रकार से चलता है ये पूरा इसकी जाति के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसकी जाति क्या है, शाड़व संपूर्ण है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे की बात करें, भैरवी की बात करें तो भैरवी में क्या होता है, भैरवी में संपूर्ण इसकी जाति है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। और भैरवी थाट का है और इसमें सारे कोमल स्वर होते हैं, यानी हमारा जैसे बिलावल लेना तो बिलावल में सारे शुद्ध, लेकिन भैरवी में कैसे हो जाएंगे, सारे कोमल हो जाएंगे। अगर इसकी बात करें तोड़ी की तो तोड़ी में रेगा ध कोमल होते हैं और म तीव्र हो जाता है और नी हमारा शुद्ध रहता है। ये तोड़ी का इसकी स्वरावली है। और वही इसमें संपूर्ण सारे गम पदा निशा सानी धपा मगर ऐसा, लेकिन गाते समय प का बहुत कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प जब एकदम लगाया जाता है तो उसमें मधुरता आती है। आगे की बात करें राग यमन की तो राग यमन में क्या होता है कि कल्याण थाट का है तो तीव्र म लगेगा और बाकी सारे शुद्ध होंगे, ये आप याद रखिएगा।
उसके बाद राग भैरव की बात करें तो रे कोमल ध कोमल लगेगा, बाकी सारे शुद्ध होंगे। राग भोपाली की बात करें तो इसमें सारे ही शुद्ध होंगे। बिलावल थाट कल्याण थाट का है, लेकिन सारे क्या होंगे, शुद्ध होंगे। इसमें सारे ग प ध सा साधा पगर ऐसा, ये इसकी स्वरावली है। खमाज की बात करें तो खमाज में क्या होगा, खमाज में खमाज थाट का होगा, इसमें दोनों नी का प्रयोग होगा और बाकी सारे शुद्ध होंगे। सागा म प ध नि सा, और जाते समय शुद्ध नहीं और आते समय कोमल नहीं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि खमाज में जाते समय कौन से नी का प्रयोग किया जाता है, या खमाज में दोनों नी का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये सब इसमें पूछा जा सकता है। राग काफ़ी की बात करें तो काफ़ी में क्या होगा, ग और नी कोमल, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सारे शुद्ध होंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। केदार में एक चीज़ और है कि केदार में हम केदार और हमीर में कभी कभार इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कोमल नी का भी प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा रागों का शास्त्रीय परिचय था। यह आप किसी भी बुक में कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था कि आपको रागों का परिचय में कम से कम कंटेंट में अच्छे से अच्छा बताऊं, ताकि आपके एग्ज़ाम में एमपी टेट में आपको ये काम आए, क्योंकि यही सारे राग आपके एमपी टेट में पूछे जा रहे हैं। आप चाहें तो सिलेबस देख सकते हैं जाके, मैंने वही राग लिए हैं जो आपके एमपी टेट में आ रहे हैं। तो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये राग वाले शास्त्रीय परिचय। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि आप थोड़ा सा और इनको अगर पक्का करना चाहते हैं तो आप रागों को गाइए, प्रैक्टिकल गाइए, तो आपको और अच्छा रहेगा। और गाने के साथ साथ उसमें एक चीज़ है कि आप लक्षण गीत गाइए। जितने भी रागों के लक्षण गीत होते हैं उनको जरूर गाइए, क्योंकि लक्षण गीत क्या होते हैं कि रागों की जितनी भी परिचय रहता है वो सब लक्षण गीत में आ जाता है। तो जब आप लक्षण गीत गाएंगे तो आपको गाने से जो याद होगा वो शायद मैं बताऊंगा उससे भी याद नहीं होगा, जितनी जल्दी आप उससे याद करेंगे। और ये आप पढ़ेंगे तो आपको एक रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, जब भी आप गा के उठेंगे और ये देख लेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ सर ने इस प्रकार से बताया, तो आपको याद रहेगा। अगर मेरे पढ़ाने में कुछ भी त्रुटि रही हो, अभी मेरा काफ़ी टाइम से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना अच्छे से पढ़ा सकूँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कहीं गलती होती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा, और आगे से मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छी क्लासेस आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। जो भी आपको अच्छा जैसा लगता हो आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी बातें पहले से बताई है कि मेरी स्पेशल क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यूजीसी नेट वाले भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्पेशल क्लास, क्योंकि उसमें मैंने हाई लेवल के कंटेंट भी प्रोवाइड करे हैं। तो एमपी टेट वाले भी ले सकते हैं और यूजीसी नेट वाले भी ले सकते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम के अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी उस स्पेशल क्लास को ख़रीद सकता है। उसकी प्राइस मात्र 100 रुपीज़ है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है। आप एक लेकर देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो ही आप आगे परचेस करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, आपके ऊपर है वो तो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि टॉप 150 क्वेश्चन है, मैं हर बार बताता हूँ आपको, वो भी बने हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो भी आप 100 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा 50 रुपीज़ की PDF है ग्रंथ और ग्रंथकारों की, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो ग्रंथ और ग्रंथकार तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि 150 प्लस यानी बहुत बड़ी बात होती है एक ही PDF में मिलना, तो आपके लिए अच्छा है मात्र 50 रुपीज़ में। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लस अगर आप 60 क्वेश्चंस का एक सेट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 50 रुपीज़ में पड़ेगा। ये सब पूरा कॉम्बो है, मैं मेरे हर वीडियो में बता रहा हूँ, ये आपके लिए ही बता रहा हूँ कि अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचे, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हों, और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम पे तकरीबन 300 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। वहाँ पे मैं डेली 5 MCQ कराता हूँ और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को मजबूत कराता हूँ। तो आपको अगर ये सब अच्छा लगता हो, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरी मेहनत अगर आपको दिख रही हो और ऐसा लगता हो कि मैं दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपको दिल से आवाज़ आए, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।